जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अनुज कुमार यादव एक छोटा सा टॉपिक धात्विक चालक और अधात्विक चालक में अंतर को बताने जा रहा हूं। आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए धात्विक चालक क्या होता है, अधात्विक चालक क्या होता है, इसको हम देखते हैं। धात्विक चालक और अपघट्य चालक। धात्विक चालक क्या होता है और अपघट्य चालक क्या होता है, हम इसमें अंतर आपको स्पष्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ। धात्विक चालक, धात्विक चालक और अपघट्य चालक। अपघट्य चालक, इन दोनों चालकों में हमको अंतर स्पष्ट करने हैं कि इसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं और इसमें क्या क्या क्रिया होती हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें हम नंबर डाल के करते हैं। पहला नंबर है धात्विक चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण संभव होता है। धात्विक चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण संभव हो पाता है। संभव हो पाता है। लेकिन अगर अपघट्य चालक की बात करें तो अपघट्य चालक की स्थिति यहाँ पे देखने में, इसका दूसरा नंबर नहीं, पहला ही होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपघट्य चालक में, तो आप कहेंगे कि अपघट्य चालक मुक्त आयनों के कारण संभव हो पाता है। आप ध्यान देंगे, धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए वो चालक बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, तो इसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये चालक संभव हो पाता है। और जब हम किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को या फिर अपघट्य पदार्थ को ही जल में घोलते हैं तो अपने आयनों के रूप में टूट जाता है। तो जब वो आयनों के रूप में टूटता है तो वहाँ पे आयन मुक्त होते हैं, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक, और वो आयन इधर उधर की जब गति करते हैं, एक कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ, तो उधर हम देखेंगे कि मुक्त आयनों के कारण या फिर आयनों के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे अपघट्य चालक की स्थिति व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। तो यहाँ भी दूसरी बात करेंगे। मुक्त, ये मिसिंग था लिखने में थोड़ा। चलिए यहाँ पे धात्विक चालक की बात करेंगे, तो हम लिखेंगे धात्विक चालक में किसी भी द्रव्यमान का स्थानांतरण, किसी भी द्रव्यमान का, या किसी, केवल कह सकते हैं किसी द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है। परंतु अगर अपघट्य चालक में देखें तो द्रव्यमानों का स्थानांतरण होता है। यहाँ पे बात करेंगे कि अपघट्य चालकों में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। अर्थात एनोड और कैथोड पर जो भी उसमें अपघट्य पदार्थ घोले जाते हैं वो अपने आयनों के साथ एनोड या कैथोड पर जाकर जम जाते हैं। तो एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड दो होते हैं उनके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है और इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। चलिए
तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे इधर भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि आप कहेंगे धात्विक चालक का प्रतिरोध धात्विक चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। परंतु अगर अपघट्य चालक की बात करें तो अपघट्य चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर हम धात्विक चालक की इन तीन स्थितियों को देखें तो अपघट्य चालक में भी तीन स्थितियां होंगी। क्योंकि धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इन्हें धात्विक चालक कहते हैं। और इनको जब जल में घोला जाता है तो इनके आयन टूटते हैं, अर्थात मुक्त आयनों के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसलिए इसे अपघट्य चालक कहते हैं। धात्विक चालक में किसी भी प्रकार का कोई भी द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, परंतु अपघट्य चालकों में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर द्रव्यमान जाता है। जो भी आप अपघट्य पदार्थ उसमें घोलते हो तो कुछ पदार्थ एनोड पे चले जाते हैं, कुछ कैथोड पर चले जाते हैं। धात्विक चालक को गर्म करने पर धात्विक चालक की जो प्रतिरोध की मात्रा है वो बढ़ती है, बिल्कुल, बल्कि इसका अगर अपघट्य चालक में देखें तो इसका विपरीत प्रक्रिया होता है। अपघट्य चालक को गर्म करने पर इसमें प्रतिरोध का मान घट जाता है। ठीक, ये तो रही गर्म करने की बात। अगर हम देखें सामान्य स्थिति में तो धात्विक चालक का प्रतिरोध कम होता है और अपघट्य चालक का प्रतिरोध अधिक होता है। सामान्य स्थिति में जब गर्म न किया जाए तब की बात हो रही है। तो अगर हम इसमें सामान्य स्थिति में देखें चौथे नंबर पे पॉइंट करके, तो आप कहेंगे धात्विक चालक में सामान्य स्थिति में प्रतिरोध कम होता है, परंतु अपघट्य चालकों में सामान्य स्थिति में प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, ये रहे कुछ धात्विक चालक और अपघट्य चालक में अंतर की बातें। उम्मीद करते होंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से हर टीचर अच्छे से ही बताना चाहता है विद्यार्थियों को, तो ठीक है कि मेरी कोशिश है आपको अच्छे से समझाने की, और थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं इसलिए जानबूझकर, ताकि सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आप ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते रहेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक, हाँ, अगर एक आध और इसमें अंतर की बात है तो आप कह सकते हैं कि धात्विक चालक में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, परंतु अपघट्य चालकों में रासायनिक क्रिया होती है। लिख दें, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, चलो इसमें एक लाइन में लिख ही दिया जाए, 5वां नंबर पर और इधर भी 5वां नंबर पर। कहेंगे यहाँ पर कि धात्विक चालक में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, परंतु अगर अपघट्य चालकों में देखें,
अपघट्य चालकों में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? हाँ, बिल्कुल यही 5 अंतर विशेष रूप से रखे जाते हैं, और अगर खोजेंगे तो और तो बहुत छोटे छोटे बारीक बहुत अंतर मिलेंगे, लेकिन विशेष रूप से ये 5 अंतर होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि अपघट्य चालकों में 2 इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड होते हैं, जिनके कारण इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन धात्विक चालक में वो कोई प्रक्रिया नहीं होती। अब विद्युत अपघट्य चालकों को किसी जल में विलय किया जाता है, लेकिन इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती। इस तरह की स्थितियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये हमारे 5 अंतर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चालकत्व। चालकत्व क्या होता है इसको समझते हैं, और इसकी परिभाषा कैसी होती है वगैरह वगैरह। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, कंडक्टेंस यानी चालकत्व, तो चालकत्व की बात करें तो चालकत्व केमिस्ट्री में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है। ठीक, चालकता के साथ। तो यहाँ पे हमको चालकत्व पढ़ना है कि जब किसी अपघट्य पदार्थ को जल में घोला जाता है, जब किसी अपघट्य पदार्थ को जल में घोला जाता है तो वह अपने आयनों के रूप में टूट जाता है। जब वह अपने आयनों के रूप में टूट जाता है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो उस विलयन में या उस अपघट्य में जितनी क्षमता होती है विद्युत धारा प्रवाहित करने की, उसे ही उस विलयन का चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसके परिभाषा हम लिखते हैं। जब किसी अपघट्य पदार्थ को जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो इस विद्युत धारा की जितनी मात्रा उसमें प्रवाहित होगी, अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस अपघट्य में होने लगती है, उस अपघट्य में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता पाई जाती है उसे ही उस अपघट्य का चालकत्व कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों कि जब किसी अपघट्य पदार्थ को हम जल में घोलते हैं, जल में विलय करते हैं, तो वह अपने आयनों के रूप में टूट जाता है। जब वो अपने आयनों के रूप में टूट जाता है तो उसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात हम विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहें तो उसमें हम आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो जो अपघट्य पदार्थ हमें प्राप्त होगा,
आयनित होने के बाद तो उस अपघट्य पदार्थ में जितनी क्षमता होगी विद्युत धारा प्रवाहित करने की अपने अंदर, तो उस क्षमता को ही उस अपघट्य का चालकत्व कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, बोलिए, बात क्लियर हुई कि नहीं चालकत्व की? अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक ओम इनवर्स, या ऐसे ओम का चिन्ह के साथ इनवर्स लगा सकते हैं, इसको भी ओम इनवर्स कहते हैं, या महो होता है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक सीमेंस होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? ये परिभाषा आपको बहुत लांग लग रही होगी, बड़ी लग रही होगी, तो इसके कुछ छोटे छोटे स्वरूप में भी परिभाषाएं हैं। आप कह सकते हैं कि किसी अपघट्य में उपस्थित प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व कहा जाता है, या आप डायरेक्ट कह सकते हो किसी अपघट्य पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। डायरेक्ट सीधी सी बात है। तो इसकी और भी कुछ परिभाषाएं हो सकती हैं, जैसे एक और इसकी परिभाषा, छोटा सा एक लाइन में एक और परिभाषा है, उसको देख लेते हैं। या कहेंगे कि किसी अपघट्य पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकत्व कहा जाता है। ये भी इसकी परिभाषा हो सकती है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अर्थात C बराबर 1/r। R का मात्रक होता है ओम, तो ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? अगर इसका और दो परिभाषाओं की बात करें तो और भी छोटी छोटी दो परिभाषाएं हैं। ठीक, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उन दोनों परिभाषाओं को भी आपको दिखा दिया जाता है। एक लाइन की इसकी परिभाषाएं हैं। आ सकती है कि जब किसी अपघट्य को हम लेते हैं किसी पात्र में और उसमें एनोड और कैथोड लगा होता है, तो उनके बीच 1 वोल्ट का विभवांतर जब लगाते हैं तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस धारा के प्रवाहित होने वाली मात्रा को ही उस अपघट्य का चालकत्व कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा एक और हो सकती है कि जब दो इलेक्ट्रोडों या दोनों इलेक्ट्रोडों लिख सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों कोष्ठक में कैथोड एवं एनोड के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को ही चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसको भी तो हम लिख सकते हैं C बराबर 1/ρ। C मतलब कंडक्टेंस, C मतलब
कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का अर्थात चालकत्व। ठीक है, बात क्लियर हुई? आगे बढ़ें? ठीक, चलिए ओम के नियम से ए हेत्र लिखा थी ना तो एगो माछी होते मुँह पर अजीब खुनसा थे था ना कि जब वीडियो बनत है चाहे जब सीरियस पढ़ाओ थी तब आओ। अक्सर रोज का रोज की बात कर रहे हैं। हेयर के घूमल नहीं तो है ना, जैसे हेयर के घूम मुँह पे आई, कनवा पाई, मुँह पे आई, दिमाग खराब है एकदम, खोपड़िया झंझना जले। यही से कुल स्टूडियो में बनाओ ना कुल वीडियो ना, बाहर ना बनाओ। अब मैं एगो को पकड़वा तो 4 गोरी है यहाँ। अरे बाप रे, चलिए ध्यान दीजिए, शांत शांत शांत, इधर ध्यान दो सभी। जैसा कि आपको ये परिभाषा दी गई है चालकत्व की कि जब किन्हीं दो या दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, जैसे एनोड और कैथोड के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसे ही चालकत्व कहा जाता है। सिंपल सी बात, C बराबर I/R। ठीक, इस स्थिति में ओम का नियम भी लागू होता है। अर्थात जब इस बात को हम निगमन करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे कि C बराबर कैसे धारा और उस अपघट्य की स्थिति हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ओम के नियम का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से R बराबर V/I। अगर ओम के नियम से हम R का मान इसमें रखें तो R का मान रखने पर यहाँ लिख सकते हैं R का मान रखने पर, तो जब R का मान इसमें रखा जाएगा तो C बराबर 1/V/I होगा। ये I जो है पलट के ऊपर चला जाएगा तो C बराबर I/V हो जाएगा। अर्थात कंडक्टेंस बराबर धारा और उस अपघट्य का कह सकते हैं कि एक वोल्ट का विभवांतर। तो 1 वोल्ट का जब विभवांतर लगाओगे तो जितनी धारा बहेगी उस अपघट्य पदार्थ का उतना ही चालकत्व होगा। ठीक है, क्योंकि हमको इसमें पहले दिया है कि कितना वोल्ट का विभवांतर लगाना है, 1 वोल्ट का। तो यहाँ पे भी 1 वोल्ट होगा तो इसमें जो भी धारा प्रवाहित होगी वही उस अपघट्य का चालकत्व होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी परिभाषाएं क्लियर हुई होंगी और ओम के नियम से जो मैंने अभी आपको सत्यापित करके दिखाया कि किसी भी 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य जब 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो इसमें जितना धारा प्रवाहित होती है वही उस अपघट्य का चालकत्व होता है। जैसे आप इसको दिखा सकते हैं, यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर I/1। अर्थात यहाँ इसको लिख सकते हैं या करके लिखिए, या C बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। मतलब इसमें यही है कि जितना उस अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी वही उसका कंडक्टेंस होगा यानी चालकत्व होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये परिभाषा द्वारा हमने ओम के नियम से सत्यापित कर दिया कि जब हम इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो इसमें जितनी धारा प्रवाहित होती है उस धारा का मान ही उस अपघट्य पदार्थ का या उस अपघट्य में चालकत्व की बात को स्पष्ट करेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, आगे विशिष्ट चालकत्व ना, विशिष्ट चालकत्व कप्पा। ठीक, तो विशिष्ट चालकत्व की अगर हम बात करेंगे तो विशिष्ट चालकत्व में हम ये बताएंगे कि किसी भी
अपघट्य पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। विशिष्ट चालकत्व, तो विशिष्ट चालकत्व होता क्या है, इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इन सारी बातों को आज ध्यान से देखना होगा। चलिए, सबसे पहले हम कहेंगे कि विशिष्ट चालकत्व को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा यानी कि जैसा ही होगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है कोने पर जाकर। तो कप्पा क्या होता है, तो किसी भी विद्युत अपघट्य में या विद्युत अपघट्य का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को ही हम कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। ठीक, तो यहाँ पे बात यही होगी कि किसी विद्युत अपघट्य के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को ही उसका विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। अर्थात अगर हम विशिष्ट चालकत्व कप्पा की बात करें तो कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा या विलयन होगा, अगर उसका जितना भी विशिष्ट प्रतिरोध हो रहा है उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो उस विद्युत अपघट्य की उस मात्रा को ही विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कप्पा, थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ता है, कप्पा इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ, और चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसे कप्पा, ऐसे करके चिन्ह बनाएंगे उसका, कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि जब हमने कोई, मान लेते हैं कि कोई बर्तन में हमने कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ घोला हुआ है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाले गए हैं, 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड। तो इस अपघट्य का कोई भी विशिष्ट प्रतिरोध होगा, विशिष्ट प्रतिरोध रो को कहते हैं, रो। ठीक, अगर इसका जितना भी प्रतिरोध है इसके व्युत्क्रम को करेंगे, उल्टा कर देंगे उसका, तो वही इस अपघट्य पदार्थ का या विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकत्व होगा। विद्युत अपघट्य, ये पदार्थ कह सकते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसके व्युत्क्रम को ही हम कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि यहाँ की बातें सब क्लियर होंगी। ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये जो आप देख रहे हो 2 पत्तियों जैसी संरचना है, इलेक्ट्रोड हैं। ठीक, चलिए अब इसके सूत्र को हम आपके सामने नए निगमन के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं कि अगर इसका रो का मान अगर हमको पता चल जाए तो कप्पा किन किन तथ्यों पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं किसी विद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के साथ उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोध है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग के रूप में, किसी विलयन कोष्ठक में विद्युत अपघट्य पदार्थ का प्रतिरोध
निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर होता है। जो भी हम विद्युत अपघट्य पदार्थ लेंगे, मान लीजिए इस पात्र में जो भी लिए हैं, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं या प्रतिरोध की विशेष बात होगी, पहले विशिष्ट प्रतिरोध इसके बाद देख लिया जाएगा। तो जो भी इसका प्रतिरोध कैपिटल आर होगा वो किन किन बातों पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो हम पहले की बात करेंगे, पहले नंबर पर। तो उस विलयन का प्रतिरोध, विलयन का प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं R समानुपाते L। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विलयन का या विद्युत अपघट्य पदार्थ का भी कह सकते हैं, विलयन का प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको आप दिखा सकते हो R समानुपाते 1/A। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि अगर इस अपघट्य पदार्थ का या फिर इस विलयन का हम प्रतिरोध की बात करें तो इसका प्रतिरोध दो तथ्यों पर निर्भर होता है। पहला तथ्य क्या है कि विलयन का प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनके बीच में जो भी लंबाई होगी, यानी दूरी कह सकते हैं या लंबाई भी कह सकते हैं, ठीक, कि इनके बीच जितनी लंबाई होगी उसके समानुपाती होगा। अर्थात इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उस विलयन का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम होगी तो विलयन का प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट यह है कि विलयन का प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसकी जो चौड़ाई देख रहे हैं आप, इस चौड़ाई में अगर हम परिवर्तन करें तो अगर चौड़ाई कम होगी, मतलब क्षेत्रफल उसका कम होगा, तो प्रतिरोध अधिक होगा। अब प्रतिरोध यदि कम होगा तो क्षेत्रफल अधिक होगा। अर्थात एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टा है। एगो बढ़ी तो एगो घटेगा, एगो घटेगा तो एगो बढ़ेगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? इतनी बातें क्लियर हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं इधर को, जगह कम है नीचे, तो इधर को मैं लिख देता हूँ। अगर हम इसको समीकरण 1 बना लें और इसको समीकरण 2 बना लें तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को जब मिलाया जाएगा, आ रहा ना हो, समीकरण 1 और 2 को मिलाया जाएगा तो R समानुपाते L/A हो जाएगा, ठीक है। समानुपाती को हटाने के लिए कोई ना कोई एक नियतांक लाना पड़ता है, तो जो नियतांक लाएंगे वो नियतांक रो बन जाता है। अर्थात R बराबर रो इंटू L/A, मतलब रो इसमें गुणा हो जाता है। तो R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। ये हमारा प्रतिरोध की स्थिति प्राप्त हो गई किसी भी विलयन की, कि उसका प्रतिरोध कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके मान के अनुसार हम प्रतिरोधों की स्थिति व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए था रो जो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा किसी विलयन का। तो लिख सकते हैं जहाँ R बराबर प्रतिरोध, L बराबर दूरी या लंबाई और A बराबर क्षेत्रफल। तो इसमें रो क्या है?
तो रो हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, आशा करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साइमन मीटर इनवर्स, चला वो हो जाए, पहले सूत्रवा के तो पहुँचे था। चलिए ध्यान दीजिए। तो R इक्वल टू हमने अभी ज्ञात किया, देखिएगा इधर ध्यान से। R इक्वल टू शुरू करते हैं रो इंटू यल अपान ए। ठीक है, अगर हम यहाँ से रो की स्थिति देखें तो ए का इधर गुणा हो जाएगा, यल इधर नीचे आ जाएगा, तो हमको रो का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तिर्यक गुणा, तो ए इंटू आर बराबर रो इंटू यल, तो यल का मान इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो ए इंटू आर बटे में यल इक्वल टू रो। ठीक है, इस रो का मान आपको सूत्र में रखना है कप्पा में। तो कप्पा इक्वल टू कप्पा इक्वल टू 1 अपान रो था। तो रो के मान को जब यहाँ पे रखा जाएगा तो कप्पा इक्वल टू, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, कप्पा इक्वल टू 1 अपान ए इंटू आर अपान यल। ये बटे का बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कप्पा इक्वल टू आ जाएगा यल अपान ए इंटू आर। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से हम ये बता पाएंगे कि किसी भी विलयन की जो विशिष्ट चालकत्व की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई के समानुपाती तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल और विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या उनके गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मात्रक साइमन मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक भी कह सकते हैं इसको। इसका एसआई मात्रक साइमन मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए। इसी सूत्र से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके विशिष्ट चालकत्व की एक नई परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कप्पा इक्वल टू यल अपान आर इंटू ए है, तो अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो यहाँ पे एक और रूप इसका तोड़ के बना सकते हैं, 1/r इंटू यल अपान ए। 1/r का मान चूँकि 1/r बराबर c है, तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा c इंटू यल अपान ए। ठीक है, c जहाँ है वो किसी विलयन की सांद्रता की बात करेंगे, कंडक्टिविटी की बात करेंगे, चालकता की बात करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि कोई बेलनाकार हमारा पाइप है और इसकी लंबाई मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई जो है यल का मान 1 सेंटीमीटर और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस सूत्र के आधार पर विशिष्ट चालकता की या चालकत्व की परिभाषा बन जाएगी, किसी 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले किसी पात्र में भरे हुए विद्युत अवघट्य में प्रवाहित होने वाली धारा को ही उस पूरे विद्युत अवघट्य का विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। तो यहाँ कहेंगे किसी 1 सेंटीमीटर
लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भरे हुए विद्युत अपघट्य पदार्थ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को उसका मतलब उस विद्युत अपघट्य पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर लंबा ले लिया और 1 वर्ग सेंटीमीटर का इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बना दिया। तो इसमें जितनी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा भरी होगी और इसमें जितनी मात्रा में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश करें तो वही मात्रा इसकी बन जाती है विशिष्ट चालकत्व। सूत्र जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, कप्पा इक्वल टू C इंटू यल का मान 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रख दिया जाए, बटे में A का मान जो नीचे A है तो A का मान 1 वर्ग सेंटीमीटर रख दिया जाए। ठीक है, तो ये मान जो आपको दिखाई दे रहा है इसका मान जो मिलेगा वो कप्पा इक्वल टू C मिल जाएगा। ठीक है, कप्पा इक्वल टू C मिलेगा। तो C का जो आप देख रहे हो यहाँ पे चालकत्व की बात हो रही है, तो जितना यहाँ पे विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें C का मान वही K का मान होगा। अतः इसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि किसी 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में यदि कोई 1 सेंटीमीटर लंबा पात्र लेकर उसमें हम विद्युत अपघट्य पदार्थ भरें तो उसमें जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे ही उस पात्र का या उस अपघट्य पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, जो आप देख रहे हैं ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर, दोनों का गुणा होगा तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी एक और परिभाषा यहाँ पे दी जा सकती है कि 1 घन सेंटीमीटर अपघट्य यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को ही विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य पदार्थ में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे ही उस विद्युत अपघट्य पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। बात क्लियर हुई? बताइए, किसी कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ना हो, बोलिए। तो हम किसी भी विलयन की अगर बात करें तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक या सेल नियतांक कहा जाता है। ठीक है, तो कप्पा इक्वल टू C इंटू यल अपान ए। ठीक है, कप्पा इक्वल टू C इंटू यल अपान ए। जो यल अपान ए होता है वही इसमें सेल नियतांक या सेल स्थिरांक होता है। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए ध्यान से समझते हैं इस बात को, ये है क्या चीज़।
अगर आप कोई एक विलयन पदार्थ लेते हो, विलयन ही ले लो या विद्युत अपघट्य पदार्थ, इसमें इलेक्ट्रोड डाल दो, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुछ होगा और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी लंबाई भी कुछ होगी। मैंने इधर नीचे अपघट्य पदार्थ डाल दिया इसमें। तो जैसे मैंने इस प्रक्रिया को बनाया, ये सेल का एक आकृति बन गया या एक सेल बन गया, सेल। तो इसका जो नियतांक होगा वो कुछ बातों पे निर्भर करता है। इसका नियतांक इस इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई के और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ संबंध बनाता है। ठीक, चलिए, तो सेल स्थिरांक कहें या सेल नियतांक कहें तो आप कहेंगे कि जब किसी, या ऐसे कह सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई तथा लंबाई को यहाँ पे L से प्रदर्शित कर सकते हैं, लंबाई तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही सेल नियतांक या सेल स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरी प्रक्रिया में ये जो आप एक चित्र देख रहे हो, ये किसी सेल का चित्र है। तो इसका अगर हम स्थिरांक या नियतांक की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रोड है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा इन इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई, तो इनके लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ही हम कहते हैं, अनुपात को ही सेल नियतांक कहते हैं। अर्थात हम कप्पा बराबर अभी लिखे हैं C इंटू यल अपान ए, जहाँ यल अपान ए जो है यही होता है सेल नियतांक। ठीक है, तो ये जो आप फार्मूला देख रहे हो, इसमें कप्पा इक्वल टू C इंटू यल अपान ए, यहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ कप्पा इक्वल टू विशिष्ट चालकत्व C इक्वल टू चालकत्व और यल अपान ए इंटू या बराबर इक्वल टू सेल नियतांक या सेल स्थिरांक। हमारी परिभाषा सेल स्थिरांक की बस इतनी ही है और इसी को आपको समझाना था। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? कि कोई भी आप विलयन लेते हो, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालते हो, तो उन इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई L तथा इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का जो भी अनुपात होता है उसे ही कहते हैं उस सेल का स्थिरांक या उस सेल का नियतांक। बात क्लियर हुई? बोलिए। अगर आप यहाँ से चाहें तो इसको आप भेज सकते हो इधर, कोई दिक्कत ना होगी। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको आप इधर कर सकते हैं, कप्पा अपान C बराबर यल अपान ए। ठीक, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कप्पा अपान C को भी आप कह सकते हो सेल नियतांक के बराबर। कप्पा बटे के C बराबर सेल नियतांक, ये भी कह सकते हैं नियतांक।
इनमें कोनो दिक्कत नहीं उतनी बड़ी है। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे एक एक करके क्लियर हो पा रही हैं। ठीक, चलिए। हाँ, ध्यान देंगे सभी सेलों का जो सेल नियतांक होता है, सभी सेलों का जो सेल नियतांक होता है वो स्थिर होता है, परंतु भिन्न भिन्न होते हैं। किसी भी सेल का जैसे कोई और सेल से उसका नियतांक मैच नहीं करता। स्थिर तो होता है लेकिन वो बदलता भी रहता है दूसरे सेलों के लिए। तो नोट में एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, सभी सेलों का सेल नियतांक स्थिर एवं भिन्न भिन्न होता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अगर यही एक सेल है तो इसका सेल नियतांक स्थिर होगा, परंतु कोई और सेल इसी तरह का आ जाएगा तो उसका सेल नियतांक भिन्न हो जाएगा, समान नहीं होंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई? सेल नियतांक की कहानी क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तुल्यांकी चालकत्व क्या होता है? तुल्यांकी चालकत्व की अगर परिभाषा आप देखना चाहें तो आप कहेंगे कि जब किसी एक घन सेंटीमीटर विलयन में घुली हुई तुल्यांक चालकत्व की मात्रा को ही तुल्यांकी चालकत्व कहा जाता है। एक घन सेंटीमीटर आयतन में घुले हुए एक ग्राम तुल्यांक विद्युत अवघट्य की मात्रा को ही तुल्यांकी चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे परिभाषा के थ्रू। किसी एक घन सेंटीमीटर आयतन में घुली हुई एक ग्राम विद्युत अपघट्य की मात्रा अच्छा, 1 ग्राम विद्युत, एक फिर से बता पड़ी, बड़ा यार और मिस्टेक होगा। 1 ग्राम तुल्यांक न हो, घुली हुई 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अवघट्य की मात्रा को। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए। तुल्यांकी चालकत्व देखते हैं, तुल्यांकी चालकत्व क्या होता है। हंसी छुटा थी अपने गलती का क्या अपने लपेट के फिर से बोला। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और देखते हैं तुल्यांकी चालकत्व क्या होता है। तुल्यांकी चालकत्व की अगर परिभाषा देखें तो आप कह सकते हैं कि किसी एक घन सेंटीमीटर आयतन में घुली हुई 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा को ही तुल्यांकी चालकत्व कहा जाता है। चलिए इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, किसी एक घन सेंटीमीटर आयतन में घुली हुई 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य
पदार्थ की मात्रा को ही तुल्यांकी चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। अगर हम देखें यहाँ पर तुल्यांकी चालकत्व बराबर, तो आप 1 घन सेंटीमीटर आयतन की बात करेंगे तो कप्पा गुणे 1000 बटे में यन। यन क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे यन नॉर्मलता को डिनोट करेगा, यानी यन बराबर WB बटे में PB पी नहीं ई, हाँ EB गुणे भी टी मतलब आयतन लीटर में। ठीक, आयतन की स्थिति वहाँ पर है। तो अगर तुल्यांकी चालकत्व की परिभाषा आप लिखना चाहें तो ये परिभाषा है, और तुल्यांकी चालकत्व का जो सूत्र है, चालकत्व बराबर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कप्पा, थोड़ा सा कप्पा का चिन्ह अच्छे से बनाएंगे, कप्पा गुणे 1000 बटे में यन। ठीक, ये हमारा तुल्यांकी चालकत्व का या तुल्यांक चालकत्व का आपके सामने सूत्र रहा। यहाँ पे यन क्या है, यन को हम बताते हैं, यन बराबर नॉर्मलता। और यन की स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है, तो WB बटे में AB गुणे VT आयतन। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे मैं जहाँ लिखूँ तो जहाँ लिखूँगा तो ये हो जाएगा विलेय का भार बटे में अणु तुल्यांक भार गुणे आयतन। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे जो भी स्थितियाँ यहाँ पे आ रही हैं वो यन का मान यहाँ पे रखा जाएगा, और इसको हल करेंगे तो हमारा तुल्यांक चालकत्व प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। ठीक, मोलर चालकत्व, इसको अच्छा प्रदर्शित करने की बात है। तुल्यांकी चालकत्व को लेम्डा EQ से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं लेम्डा EQ बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे में कैपिटल यन। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और